हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा है आज का 7th चैप्टर ज्योग्राफी का, 7th क्लास की ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है। तो ये चैप्टर क्या है, इसमें कह रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और एवं संचार के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से टैकल करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और कैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वो क्वेश्चन घुमा सकता है इस चैप्टर से, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इस लेसन में। तो कह रहा है कि अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हो, अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हो कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था। यानी कि जो हमने अभ्यास 1 यानी कि चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो भी मानव है वो पूर्ण तरह से किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। क्योंकि प्रकृति से ही उसे क्या मिलता है, भोजन मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं और क्या रहने के लिए चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए मानव क्या है, हमारा प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशलों का विकास किया है, जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, घर बनाना, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया है। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। तो मानव ने ये चीज़ों का विकास किया है, जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी है उन्होंने इन चीज़ों का विकास किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्या बॉक्स पढ़ लिया जाए? ठीक है, बॉक्स पढ़ लेते हैं पहले, फिर अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है बसाव स्थान क्या होते हैं, तो बसाव स्थान वे होते हैं जहाँ पर क्या भवन, बस्तियाँ आदि होती हैं, वहाँ बसाव स्थान होते हैं। जहाँ की यानी कि बसाव मतलब बसना, बसाव से बसना से बसाव याद रखना। ठीक है, बसना बसाव दोनों एक ही है। जहाँ हम लोग बसते हैं यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं वो हमारा बसाव स्थान हो जाता है। वही कह रहा है ना, जहाँ भवन और बस्तियाँ विकसित होती हैं वो क्या होता है, वो हमारा बसाव स्थान हो जाता है। ठीक है, आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं यानी कि जो रहने योग्य स्थान है, रहने योग्य ज़मीन है, वो हमारे रहने योग्य है कि नहीं, उनके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखना होता है। तो वो हमें वहाँ पर देखना होता है कि हमारी अनुकूल जलवायु हो, जल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो और उपजाऊ मिट्टी हो। क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो हम रह नहीं सकते, और खेती करने के लिए खेती नहीं होगी तो नहीं रह सकते, अच्छी भूमि नहीं होगी तो नहीं रह सकते, क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो नहीं रह सकते। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं आदर्श बसाव के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि बस्तियों के निर्माण के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आपका हो जाएगा अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। इनमें से जो भी स्टेटमेंट बन के आए वो तो सारे राइट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। देखो, बॉक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो भी बॉक्स आते हैं मैं उन्हें टैकल करती हूँ और उनको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, टाइम लग रहा है, अब मान लो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी तो 15-20 मिनट में आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, बट उसमें आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आप किस लिए क्लास में आते हो कि मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले, ना कि आपको एक कथा की तरह कहानी सुना दी और बस गए आप। नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम डिटेल में ही चैप्टर को पढ़ाएंगे और हर चीज़ को समझाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, और इवन मैं तो ये कहूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आपको घोल के पीना है, कि घोल के पीना इन द सेंस कैसे भी वो क्वेश्चन घुमाए हम वो क्वेश्चन टैकल करके आएंगे। ठीक है, तो ये थी आज का ज्ञान। आई होप आपको आज का ज्ञान अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या होती हैं? ठीक है, बस्तियाँ क्या होती हैं? वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। वे स्थान जहाँ पर क्या होता है, मनुष्य घर बना लेते हैं। पर जो प्रारंभिक मनुष्य थे, पहले के मनुष्य थे, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, वो क्या करते थे, वृक्षों और गुफाओं में अपना निवास स्थान बनाते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया था। मान लो अगर फसल उगा रहे हैं तो उन्हें वन सीजन तक वहीं रहना होता था, तो उनके लिए क्या हो गया, स्थायी निवास आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ है। आपको पता है, मैंने हिस्ट्री में ये चीज़ें सारी क्लियर की हैं आपकी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्यों किया है? क्योंकि नदी के किनारे क्या होता है, जल होता है, जल से हम खेती कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर बस्तियों का विकास कहाँ हुआ है, सॉरी गाइस, कहाँ हुआ है, वो नदी के किनारे हुआ। क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के
साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं, नदी घाटी के निकट बस्तियां पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको पता है सिंधु, टिग्रिस, नील और हुआंग ही नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई। सभ्यताओं के नाम याद है आपको? पता है सिंधु घाटी के किनारे हुई थी, हुआंग के, नील के किनारे। तो मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई हैं कि कौन कौन सी बस्तियाँ क्या हुई हैं, बसी हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बस्तियाँ क्या होती हैं? बस्तियाँ आपकी दो टाइप की हो जाती हैं। वो हो जाती हैं आपकी एक स्थायी बस्ती और एक हो जाती है अस्थायी बस्ती। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो स्थायी बस्तियाँ हैं वो परमानेंटली हो जाती हैं, जो अस्थायी हैं वो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट कोई काम आ गया तो वहाँ जा रहे हैं, जैसे मान लो कहीं घूमने जाते हैं लोग, वहाँ पे टेंट लगा लेते हैं, टेंट लगा के रह रहे हैं, तंबू लगा के रह रहे हैं, तो वो क्या है, अस्थायी है, परमानेंटली तो नहीं है। तो इसी तरह नाम, जो नाम रखा गया चीज़ों को, उसको तोड़ने की कोशिश किया करो। उस नाम से ही आपकी सारी थ्योरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो बस्तियाँ क्या होती हैं आपकी, स्थायी और अस्थायी हो जाती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेटक, संग्राहक और स्थानांतरण, कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। जो जंगली लोग होते हैं, सॉरी, जो जंगलों में लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अस्थायी बस्तियों का ही वो करते हैं, अस्थायी बस्तियों का ही निवास करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, क्योंकि वो आखेटक संग्राहक होते हैं। तो जहाँ पर उन्हें आखेट करने के लिए चीज़ें मिलेंगी और जहाँ पर उन्हें क्या होगा, कृषि करने, स्थानांतरण कृषि करते हैं वो लोग। तो जहाँ पर उन्हें कृषि की जगह मिलेगी तो वो क्या करते हैं, अपनी, सॉरी गाइस, अपनी क्या करते हैं, अपनी वो बस्तियाँ बसा लेते हैं। कौन सी? अस्थायी बस्तियाँ। यदि अब अधिकांश बस्तियाँ स्थायी बस्तियाँ हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्थायी और अस्थायी बस्तियाँ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और ये आपका कर्तव्य है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था ऋतु प्रवास। तो ऋतु प्रवास क्या होता है वो जानेंगे। तो वो क्या है, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की जगह, मतलब नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो ऋतु प्रवास उसे कहते हैं, ठीक है। मौसम के अनुसार इधर उधर घूमना, वो क्या होता है, ऋतु प्रवास। तो ये है, अब आ गई हमारी एक स्टोरी जिसे हम पढ़ने वाले, ठीक है। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी? गुरप्रीत की। आखिरकार थकी हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने कहा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती हुई आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा, जो रीजन है वो उन्होंने दिया, प्रदूषण का रीजन, ठीक है। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधा के तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतना अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे शहर कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ और अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। जब लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं तो शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य क्या हो जाती है, समस्या बन जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जहाँ मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो आपने ऊपर देखा है कि दो जगहों के बारे में एनसीईआरटी बात करी, एक गाँव के और सिटी के, यानी कि गाँव में क्या चीज़ों की सुविधाएँ हैं और किन चीज़ों की असुविधाएं हैं, और सिटी में किन की सुविधा है और किन की असुविधा है, उन चीज़ों के बारे में स्टोरी में हमें पता चला है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण सामने आए। एक तो क्या हो गया आपका ग्रामीण और एक हो गया शहरी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ग्रामीण बस्ती होती हैं जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो गाँव की बस्तियाँ होती हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, दस्तकारी करते हैं,
हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती हैं, सघन या प्रकीर्ण होती हैं। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इससे कि ग्रामीण बस्तियाँ कैसी होती हैं, या फिर क्वेश्चन बनता है कि सघन बस्तियाँ कौन होती हैं, तो सघन बस्तियाँ आपके क्या हो जाएंगी, ग्रामीण बस्तियाँ हो जाएंगी। अगर वो पूछता है प्रकीर्ण बस्तियाँ कौन होती हैं, तो भी आपकी ग्रामीण बस्तियाँ हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन बनता है कि ग्रामीण बस्तियाँ कैसी होती हैं, तो वो सघन एवं प्रकीर्ण दोनों होती हैं। सघन या तो सघन दे सकता है या प्रकीर्ण, या दोनों दे सकता है, दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सघन बस्तियों में घर क्या होते हैं, पास पास बने होते हैं। सघन बस्तियों के घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोग घर दूर दूर और व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। तो जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, यानी कि सघन भी होती है, प्रकीर्ण भी होती है। कहीं पास पास में घर बने होते हैं वो सघन हो जाते हैं। प्रकीर्ण मतलब जिनके दूर दूर घर बने हैं उन्हें प्रकीर्ण बस्तियां करती हैं। जो प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं वे ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल और अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ हो जाता है आपके लिए, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। मान लो ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ की छतें ऐसी होती हैं, ढाल वाली। ठीक है, ये आपका हाउस हो गया और ये छत हो गई। ठीक है, ये छत हो गई ढालू। अगर बारिश हो भी रही है तो यहाँ से ऐसे ऐसे पानी नीचे बह के आ जाएगा। तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर कैसी छतें बनाई जाती हैं, वहाँ पे ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो अपनी ड्यूटी निभाइए और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जब तक मैं कुछ नहीं पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जल का जमाव होता है, यानी कि जैसे ही वो ढालू छत बनाएंगे तो जल का जमाव उनमें नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्टस पर घर बनाए जाते हैं। मतलब जहाँ जिनके घर के नीचे क्या होता है, क्या कह रहा है कि जिन स्थानों पे वर्षा के समय क्या होता है, जल का जमाव होता है। मान लो नीचे मैदान में जल भर जाता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे घर ऊंचे स्थान पर या ऊंचे प्लेटफॉर्म या अथवा सिल्टस पर स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे ये स्टिल्ट पर बनाए हुए घर हैं, यानी कि बांसों के ऊपर उन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पर लकड़ी लगाई है, फिर इनके ऊपर घर बनाए हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नीचे यहाँ पर पानी भर जाता है जिसकी वजह से घर डूब जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म या स्टिल्ट पर घर बनाते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उन्हें पता है कि गांव में ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, मिट्टी की मोटी दीवार के घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी के घर होते हैं बहुत गर्मियों में आपको ठंडक प्रदान करते हैं, यानी कि ठंडे होते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? गर्म जलवायु में। ठीक है, और जिनकी छतें फूस की बनी होती है। छतें क्या होती हैं? घास फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, कपंग, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके घर बनाने में किया जाता है। तो ठीक है, तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में कैसे घर बनते हैं? मिट्टी के घर बनते हैं। ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं, तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में बनते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपनी नगरीय बस्तियों के बारे में। अभी हमने पढ़ा था ग्रामीण बस्तियों के बारे में। नगरीय बस्तियों में क्या होता है, नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। जो नगर होते हैं वो छोटे होते हैं और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगर और शहर के बारे में हमने पॉलिटी में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया है। अगर आप पूरी एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों के, नगरों के, शहर के नाम लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं परिवहन की। परिवहन क्या होते हैं, या परिवहन मतलब यातायात के साधनों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने देखा क्या, घर के बारे में पढ़ा, बस्तियाँ कैसी होती हैं। तो आपकी ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं और शहरी बस्तियाँ होती हैं। ग्रामीण बस्तियाँ आपकी सघन और प्रकीर्ण दोनों हो सकती हैं। सघन यानी कि जो घर पास पास में बसे हुए हैं वो आपकी सघन बस्तियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे पास पास में, और जो घर दूर दूर बसे हुए हैं वो आपकी प्रकीर्ण बस्तियां हो जाती हैं। ठीक है, और गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में किसके घर बनते हैं? मिट्टी के घर बनते हैं। नगरीय बस्तियां क्या होती हैं? छोटी होती हैं, और शहरी बस्तियां उनसे बड़ी होती हैं, यानी कि नगर से बड़ी होती हैं। आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं? उन्हें कौन बनाता है और वे क्या होते हैं? तो बर्फ के बने आवास को हम क्या कहते हैं? इग्नू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इग्नू कहते हैं। और ये
कहाँ पर बनाए जाते हैं, ठंडे प्रदेश में बनाए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो इग्नू घर होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं और ये कहाँ बनाए जाते हैं, जब बर्फ़ के बने हैं तो ये ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ बनाए जाते हैं। इग्नू के घर की ये खासियत होती है, ये जब ये बन जाते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सर्दी नहीं लगती है, हवा पास नहीं होती है। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैम बर्फ़ के घर हैं और सर्दी नहीं लगती, हाँ इनके अंदर सर्दी नहीं लगती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने परिवहन के बारे में। परिवहन में क्या है, परिवहन लोगों के सामान के आवागमन के साधन होते हैं। ठीक है, जो सामान है, आवागमन है, उनके लिए परिवहन का यूज होता है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने से अत्यधिक समय लगता था, क्योंकि वहाँ पे साधन नहीं थे तो लोग पैदल यात्राएं करते थे। ठीक है, और अपने सामान को ढोने के लिए किसका उपयोग करते थे, पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज में परिवहन को आसान हो गया। जो पहिए का खोज हुआ था उससे क्या हुआ, परिवहन आसान हो गया। समय के साथ साथ विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं, यानी कि आज भी पशुओं का उपयोग किया जा रहा है। तो क्या क्या कह रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो पहले ये चीज़ें थी कि पहले लोग क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे, पैदल ही सामान इधर से उधर ले जाते थे। ठीक है, और परिवहन की खोज, जैसे ही पहिए का खोज हुआ तो क्या हुआ, परिवहन यानी कि यातायात साधन क्या हो गए, आसान हो गए बनाने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में सामान्यतः क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में किसका यूज होता है, सामान ढोने के लिए सामान्य तौर पे गधे, खच्चर और बैल और ऊँट का उपयोग होता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में किसका यूज होता है, जो दक्षिण अफ्रीका का एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है, और तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ठीक है, प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से, थली मार्ग से आते थे, और हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं, यानी कि भारत से अगर यूरोप आ रहे हो तो भी आपको सिर्फ 6 और 7 घंटे लगते हैं। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पैराग्राफ से, तो इससे बनेगा कि जो लामा है वो कहाँ पाया जाता है। तो लामा क्या है, लामा एक पशु है जो कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वतों के पास में पाया जाता है। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये किसके लिए, खच्चर ढोने के लिए यूज होता है। लाइक जैसे ही लामा है वैसे ही हमारा याक है। याक कहाँ पाया जाता है, तिब्बत में पाया जाता है। इसका भी यूज खच्चर ढोने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में किस जानवर के द्वारा खच्चर ढोया जाता है, तो वो हो जाएगा लामा। और अगर तिब्बत के बारे में पूछता है तो याक हो जाएगा। और अपने देश के बारे में, भारत के बारे में, तो गधे, खच्चर, बैल और एवं ऊँट हो जाते हैं। ये मशीन फिर से चलने लगी, फिर से इसने दिमाग का दही कर रखा है गाइस। कोई नहीं, चलो पढ़ना तो है ही। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। एक तो सड़क मार्ग, जो परिवहन है उनके 4 मुख्य साधन होते हैं। एक आपका होता है क्या, एक मिनट, सड़क मार्ग, और एक रेल, और एक जल, और एक वायु। सड़क आपको पता है, रोड वाले, रेल आपको पता है, जल वाला पता है, वायु मार्ग पता है आपको। ये चीज़ें पता हो जाती हैं। ठीक है, अब सड़क मार्ग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सड़क मार्ग क्या है, कम दूरी, एक मिनट, ये ठीक है, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग के लिए किए जाने वाले मार्ग सड़क होते हैं। तो सड़क मार्ग का यूज किसके लिए किया जाता है, तो कम दूरी की यात्रा के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसका, सड़क मार्ग का। रेट्टो लाइन उठा के दे देता है और इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कम दूरी के लिए किस मार्ग का यूज करते हैं हम लोग, सड़क मार्ग का यूज करते हैं। सड़कें हमारी कच्ची व पक्की दोनों हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थल, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। ध्यान देना, जो हिमालय पर्वत पर जो मनाली लेह राजमार्ग है वो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। कैसा, ऊंचा, बड़ा नहीं, ऊंचा। ठीक है, ध्यान रखना। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सब वे कहते हैं, यानी कि जो भूमिगत सड़कें होती हैं, जो सड़कें बनी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सब वे, भूमिगत मार्ग या सब वे कहते हैं। फ्लाईओवर क्या होते हैं, जो ऊपर बने होते हैं। मान लो ये रोड जा रहा है, फिर रोड के ऊपर ऐसे फ्लाईओवर बना दिया, यहाँ से भी रोड गया है। ठीक है, तो ये फ्लाईओवर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें आप लोग जानते हो।
अब जो सड़क मार्ग होते हैं उनमें स्वर्णिम चतुर्भुज रेखा बनाता है। जो सड़क मार्ग है वो स्वर्णिम चतुर्भुज रेखा बनाता है। किन किन राज्यों के बीच बनती है वो रेखा, तो ये जानेंगे। भारत में अनेक राष्ट्रीय और क्या है भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। जो भारत में अनेक राष्ट्रीय और राजमार्ग हैं, भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण क्या है, नवीनतम है। जो एक्सप्रेस वे है वो नवीनतम बना है। और स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग भी है, वो किन किन देशों को जोड़ता है, तो वो आपको दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। ऐसे बनेगा आपका। तो यहाँ आपका दिल्ली हो जाता है, यहाँ आपका चेन्नई हो जाता है, फिर कोलकाता हो जाता है, फिर मुंबई हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें टैकल की जाती हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किन किन देशों से जुड़कर बना है, यानी किन किन शहरों को जोड़ता है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। वो किन्हें, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स हो जाता है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अगर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसमें कंजूसी नहीं करना। तो हमने अभी पढ़ा अपना सड़क मार्ग के बारे में, अब हम पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। ठीक है, रेल मार्ग द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोग आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एक औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वाष्प के इंजन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो प्रदान किए। आगे बढ़ेंगे। डीजल विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ियों क्षेत्र में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें भी रेल मार्ग बना है, पर अभी इनकी क्या है, इनकी संख्या क्या हो रही है, थोड़ी अभी कम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। भारतीय रेल मार्ग जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। जो भारतीय रेल मार्ग जाल क्या है बना है, वो एशिया में क्या है, एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग है। कौन सा, भारतीय रेल मार्ग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये लिखा है जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। जो जाइनिंग है वो जाइनिंग से लहासा एक देश है, जाइनिंग से लहासा चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचतम बिंदु क्या है, 5072 मीटर हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो रेलगाड़ी की जो ऊंचाई है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर हो जाती है, और इसका सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो 5072 मीटर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मैंने PDF लगाई थी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज को दर्शाएंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे बढ़ेंगे। देखो, चीज़ें समझना है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ चीज़ें लर्न करनी होती हैं। जैसे ये चैप्टर है, इसमें हमें कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज लिख लेना है शॉर्ट में, और उन्हें रिवीजन कर लेना है, जिससे हमें वो चीज़ें माइंड में फिट रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अभी हमने जो रेल मार्ग पढ़ा था वो सबसे ऊँचा था, और रेल मार्ग नहीं पढ़ा था हमने, वो सड़क मार्ग पढ़ा था, वो ऊंचा था। और ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक चल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्वेश्चन बनेगा सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाता है। ये कहाँ से कहाँ चलता है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ तक, प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक चलता है। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग से आपका व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब बात कर लेते हैं अपने जल मार्ग की। तो जल मार्ग क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में फिर से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले पढ़ चुके हो कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो
तो पहली लाइन पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो वो आपका हो जाता है जलमार्ग। मैचिंग में भी क्वेश्चन आते हैं इनसे, और आपके स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो वो हमारा रेल मार्ग हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्देशीय जलमार्ग होता है, एक समुद्री। अंतर्देशीय मतलब जो अपने ही देश में चलते हैं वो अंतर्देशीय हो जाते हैं, और समुद्री मार्ग जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वो समुद्री मार्ग कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए हो जाता है। जो नव्य नदियां हैं, झीलें हैं, उनका उपयोग किसके लिए होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग कहाँ है, एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर है, वो एक उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी पर क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग बने हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर बना है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बन जाता है। उत्तर अमेरिका की बात करता है तो ग्रेट लेक पर बन जाता है। अफ्रीका की बात करता है तो नील नदी पर बन जाता है अंतर्देशीय जलमार्ग। ठीक है, अब हम बात करेंगे समुद्री एवं महासागरीय मार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को क्या करता है, सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए किया जाता है। जो समुद्री और महासागरीय मार्ग है उनका उपयोग कब होता है, जब एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाना होता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, पत्तन यानी कि बंदरगाहों से जुड़े होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं, आपके बंदरगाह हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई। उत्तर अमेरिका जो एशिया का बंदरगाह है वो सिंगापुर और मुंबई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो एशिया का बंदरगाह या एशिया का पत्तन कौन कौन से हैं, सिंगापुर और आपका मुंबई हो जाता है। फिर आपका बात करते हैं अमेरिका का, तो अमेरिका में कौन कौन सा, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स हो जाते हैं। तो न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स कहाँ के बंदरगाह हैं, वो अमेरिका के हो जाते हैं। फिर बात करते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में आपको रियो डी जेनेरियो हो जाता है। कौन कौन सा, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो हो जाता है। और अफ्रीका में कौन सा हो जाता है, अफ्रीका में आपका डरबन एवं कैपटाउन हो जाता है। अफ्रीका में डरबन और कैपटाउन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आपका सिडनी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो जाता है। और यूरोप में लंदन हो जाता है। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम जानते हैं, तो देखिए आपको ये लिखने पड़ेंगे। 1 मिनट के लिए क्लास रोक रही हूँ, ये मशीन चल जाए उसके बाद मैं चीज़ें क्लियर करती हूँ। आप तो आपने पढ़ा एशिया में कौन कौन से पत्तन या बंदरगाह हैं, तो एशिया में सिंगापुर और मुंबई है। उत्तर अमेरिका में आपके न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स हो जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका में आपके रियो डी जेनेरियो हो जाते हैं, यानी कि रियो डी जेनेरियो हो जाते हैं। और फिर आपका क्या है, अफ्रीका में डरबन और कैपटाउन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट। वायु मार्ग, अब हमने जल मार्ग की बात कर ली है, अब हम वायु मार्ग की बात करते हैं। वायु मार्ग क्या है हमारे, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वायु मार्ग, तो वायु मार्ग क्या है, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। जो वायु मार्ग है वो कब विकसित हुआ था, 20वीं सदी में हुआ था। और ये क्या है, सबसे तीव्र मार्ग हो जाता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो सर्वाधिक महंगा पूछता है तो आपका वायु मार्ग हो जाता है, और सबसे सस्ता पूछता है तो जल मार्ग हो जाता है। वायु यातायात खराब मौसम और कोहरा तूफान से कुप्रभावित होता है, यानी कि ये जो कोहरा पड़ता है, तूफान आते हैं, तो ये वाला साधन क्या होता है, प्रभावित होता है इनसे। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंचता है। कितना भी कठिन स्थान हो, दूर हो, ये वहां जल्दी और आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, विशेष रूप से जहां सड़क और रेल का निर्माण नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़ा और दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट और काहिरा, ये क्या हो जाते हैं, आपके हवाई जहाज के पत्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली होगी। हवाई जहाज क्या है, जो वायु मार्ग है वो बहुत ही महंगा होता है, और ये क्या होता है, दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचता है। इसे प्रभावित कौन करता है, कोहरा और तूफान करता है, क्योंकि ये ऊपर उड़ता है, आपको पता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब संचार के बारे में बात कर लेते हैं। संचार क्या है, अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों के नाम लिखिए। ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है,
संचार दूसरों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। संचार क्या होता है? संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे तक हम अपनी बातों को पहुंचाने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। ठीक है। तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। ठीक है। और संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई हुई है। जो संचार का क्षेत्र है उसके विकास से क्या हुआ है? विश्व में आपकी सूचना क्रांति आ गई है। सूचना प्रदान करने के लिए क्या होता है? शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार एवं विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। फिर से रुकूंगी, नहीं रुकूंगी, बंद होगी ये मशीन। ठीक है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। जो सैटेलाइट है उससे क्या हुआ है? हमारे संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्वी चेतावनी आदि सैटेलाइट में सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। और आज सेलुलर फ़ोन द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचनाओं एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी है बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल और हवाई जहाज और सिनेमा, होटल के क्या कर सकते हैं? टिकट घर पर ही क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच क्या हुआ है? लोगों का सेवाओं और संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व के रूप में विकसित हो रहे हैं। किसके रूप में? बृहद विश्व के रूप में आज हम विकसित हो रहे हैं। तो संचार बेसिकली क्या होता है? एक दूसरे तक सूचनाओं को पहुंचाना। कम्युनिकेशन यानी कि संचार ही होता है। तो हम क्या टीवी, मनोरंजन टीवी, इनके माध्यम से संचार करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है? ये सब हमारे संचार के ही साधन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका मैप दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ठीक है। तो वहाँ पे ये सीधा पूरा पीडीएफ रहता है, तो वहाँ ये सीधी दिखाई देती है। ठीक है। क्योंकि हम पोर्ट्रेट मोड में पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ उल्टा दिखाई देता है। तो वायु मार्ग और जल मार्ग कौन कौन से हैं इसमें बने हुए हैं। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे वायु मार्ग, तो ये रेड है, ये वायु मार्ग हो जाता है। और ये जो डॉटेड टाइप का है, ये आपके क्या हो जाते हैं? जल मार्ग हो जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है। तो ये आज थी आपकी क्लास। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। जिससे उन सब का भी फ़ायदा हो सके, वो भी अपना सीटेट इस बार क्वालिफाई कर लें। ठीक है। और क्या कहना चाहती थी, और मैं ये कह रही थी कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं बुक्स का जो पीडीएफ होता है वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। क्लास का लिंक भी शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और DSSB के लिए हमने जो टारगेट स्टार्ट किए हैं, उसमें अगर जो भी आपके भाई बहन हैं जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।